तक? 44 लाख अभी होल्ड कैसे किया था चुनाव तक? चुनाव तक नहीं किया, बिल्कुल नहीं। देखिए वापस जो परिस्थिति आगे चल गई, चुनाव तक होल्ड की बात नहीं था। एक्सपेक्टेड था कि ईरान और यूएस का एग्रीमेंट हो जाएगा, वो नहीं हुआ, तब जाके जनता पे डाला है। और ये लोग तो कहते थे चुनाव के पहले कि कम से कम 25 से 30% इंक्रीज हुआ, क्यों 7-8% इंक्रीज हुआ? वापस बता दो, कैपिटल एक्सपेंडिचर 12 लाख करोड़। एक सेकंड, मैं डिबेट ओपन करता हूं। खर्च किया बीजेपी। एक सेकंड रोहन भाई, आपने कहा कि ये कह रहे थे कि 30% तक बढ़ेगा, साथ ही 8% पर होल्ड कर लिया, तो क्या आप कमिट करते हैं कि इसके आगे तेल का दाम नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। जिस प्रकार से वैश्विक दरों में आज की डेट में परिस्थिति है, मुझे नहीं लगता है कि बढ़ेगा। 100% नहीं बढ़ेगा। ठीक है, ये बात नोटिस में है। राज्यों में वैट को कम कर देंगे। ठीक है रोहन भाई, ये बात नोटिस में है, देश भी सुन रहा है और 3 बड़ी पार्टियों के प्रवक्ता भी सुन रहे हैं। बिल्कुल, उनको ठीक है। तो अजय जी, अजय भाई और नवल किशोर जी और अमित जमेई, भाजपा ये कमिट कर रही है, ये 7-8% जितना तेल बढ़ना था बढ़ गया, इसके आगे बढ़ेगा नहीं। इसके आगे बढ़ेगा तो आप लोग सवाल उठाइएगा, अभी सवाल मत उठाइएगा। लेकिन अमित बताइए वेट कम होगा कि नहीं? हाँ ठीक है, उसका जवाब लेता हूं। राकेश भाई रोज ये कमिटमेंट हमारे साथ करते थे और रोज शाम में बढ़ जाता था तेल। अच्छा चलिए फिर अजय उपाध्याय जी, फिर आपको बुलाएंगे, फिर आइएगा, फिर रोहन गुप्ता को ही रिक्वेस्ट करके बुला के पूछेंगे भाई। और रोज बढ़ता था। हाँ ठीक है, आगे भी बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंचेगा? आपने तो हिमाचल में इमोशनल टैक्स डाल दिया कि नहीं बढ़ेगा। ठीक है अमित जमेई साहब, अमित जमेई, अच्छा रुक जाइए, बाकी पार्टियों को लाओ वरना नाराज हो जाएंगे अमित जमेई साहब। अरे रुक जाइए, 3 बार नाम ले लिया। अमित जमेई जी, आपकी पार्टी के एक नेता ने कहा, अजय भाई आता हूं सर, आता हूं। ठीक है अजय भाई, आता हूं। अमित जमेई, आपकी पार्टी के भी एक नेता ने कहा है कि अब समय है कि लोग सड़कों पर आ जाए, तो आपका भी फॉर्मूला यही है कि नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसा कुछ तो हो जाए? देखिए, हमारी समाजवादी पार्टी की और मेरे नेता मानिकेश जी की जो सबसे बड़ी चिंता और हमारी परेशानी ये है कि नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी भारत को अराजकता, अव्यवस्था की तरफ ले जा रहे हैं। और जिस तरह से पूरा इकोनॉमिक क्राइसिस, जिस तरह से पूरा एनर्जी क्राइसिस हुआ, उसको नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी एनडीए डील नहीं कर पाई। चलिए, एलओपी आदरणीय राहुल जी ने जो कुछ कहा, हमारे अजय उपाध्याय ने जिसका जवाब दिया, मेरा ये मानना है कि जो सरकार के समर्थित अर्थशास्त्री हैं, सुरजीत भल्ला साहब, हमारे जो फॉर्मर वित्त सचिव रहे हैं सुभाष गर्ग साहब, वो कहते हैं कि अगर जरूरी कदम नहीं उठाए गए तो भारत को बहुत बड़े संकट का सामना करना पड़ेगा, जो एनडीए, जो भारतीय जनता पार्टी संभाल नहीं पाएगी। हमारे जो सुभाष गर्ग साहब है वो ये कहते हैं, उन्होंने इसको जो है फ्रेजाइल 5 में भारत का कैटेगरी में शामिल किया है, जिसमें वल्नरेबल 1 में भारत है। क्योंकि भारत में जो हमारे अपने उद्योगपति हैं भारत के, वो निवेश करने से डर रहे हैं, विदेशी निवेश आ नहीं रहा। भारत का जो अपना एमएसएमई था, टैरिफ लगने के बाद, अमेरिका के टैरिफ लगने के बाद पूरी भारत का जो एमएसएमई, उत्तर प्रदेश का जो एमएसएमई था, वो पूरा कोलैप्स कर गया, हजारों करोड़ का नुकसान हुआ। ये हमें नहीं मालूम कि अमेरिकी साम्राज्यवाद का जो चेहरा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की ये सरकार बनी है, इनकी मजबूरी क्या है? देखिए, जब संकट आएगा तो टेलीविजन इंडस्ट्री पे आएगा, आम लोगों पे भी आएगा, जितने भी हमारे इंडस्ट्री के सेक्टर है वो सब पर आएगा। और बात है देश की, सवाल ये कि कल जब मनमोहन सिंह जी को लेकर पूरे देश में जब आंदोलन प्रदर्शन होता था, भारतीय जनता पार्टी सड़क पे होती थी। समाजवादी पार्टी भी यूपीए 2 में हम मनमोहन सिंह जी की बहुत सी नीतियों से हम सहमत नहीं थे, हम उनके सामने खड़े होते थे। लेकिन आज नरेंद्र मोदी अमेरिकी साम्राज्यवाद का चेहरा बनकर जो भारत को डुबाने का काम कर रहे हैं, जिससे एक बड़ी युवाओं में निराशा, उनके अंदर हताशा, बेरोजगारी का संकट पैदा हुआ है। जब युवा हताश निराश होगा, आप हमें बताएं कि वो क्या करेगा। हमारा ये नहीं कहना है कि बांग्लादेश नहीं, जो बांग्लादेश में हुआ, जो श्रीलंका में हुआ, जो नेपाल में हुआ, रातों क्या हुआ है, अमेरिका की सीआईए ने क्या किया है, ये किसको नहीं मालूम है। भारत में हम लड़ेंगे ऐसी व्यवस्था के खिलाफ, लेकिन सवाल नरेंद्र मोदी ने, भाजपा ने हमारे देश को जिस दर्द में डाला है, हमें उससे निकालने में क्या दशक लगेंगे। लेकिन अमित साहब, आपकी बातों में कॉन्ट्रडिक्शन है। अमित जी, आपकी बातों में कॉन्ट्रडिक्शन है। आप कह रहे हैं कि मोदी सरकार अमेरिकी साम्राज्यवाद का निशाना है, आप ये भी कह रहे हैं कि नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका में जो हो गया वो सीआईए ने करवा दिया। तो अगर मोदी सरकार अमेरिका के इशारे पर चल रही तो सीआईए यहां पर कैसे हेरफेर करवाएगा? या तो फिर आप ये चाहते हैं? मेरा आपसे ये कहना है कि देखिए, ये जो देश थे, बांग्लादेश,
ये तो पहले तो गुलाम बने ट्रम्प के और अमेरिकी साम्राज्यवाद के। जब गुलाम बने उसके बाद उन्होंने उस देश की स्टेबलाइज डेमोक्रेसी को, जो स्टेबलाइज डेमोक्रेसी थी, अरे भाई हमारी ये जो शेख हसीना है, 75% वो शेख हसीना को मिलता था। विपक्ष वहां पे था नहीं, नाम मात्र। मान लीजिए कि इंडिया का जो विपक्ष है वो आज मार्जिनलाइज्ड है, लेकिन शेख हसीना को रातों रात बांग्लादेश के लोगों ने कहां पहुंचाया, ये चिंता का विषय तो है। ठीक है, तो जो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, 2027 में उत्तर प्रदेश उसकी चुनाव होने वाली है। हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने फैसला कर लिया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में धरना, प्रदर्शन, स्ट्राइक करने की किसी की हिम्मत नहीं हो सकती। उन्होंने आदेश जारी कर दिया। ठीक है, इमरजेंसी नहीं तो क्या है। तो एक और तरीका इसका हो सकता है मलुक नागर साहब, कि अगर यह लग रहा है कि योगी सरकार का फैसला कि अगले 6 महीने तक कोई आंदोलन नहीं हो सकता, जाकर कोर्ट में चैलेंज कर दीजिए। बहुत सीधी सी बात है, अगर यह फैसला गलत होगा तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कोर्ट सर्वोपरि है। कोर्ट कहेगी हटाओ इस फैसले को, वापस लो। मलुक नागर जी। पांडे साहब देखो, आपने जो बात कही है, हाँ, आपने जो कहा है कि 1 साल में कांग्रेस ये कह रही है कि मोदी जी हट जाएंगे। अगर बिल्कुल सरल भाषा में कहें और देश के स्तर पे कहें, जहां आपकी व्यूअरशिप है, दर्शकें कहें, तो आजकल तो चील और गिद्ध कम हो गए हैं। कुछ समय पहले बहुत ज्यादा थे, और जहां वो गाय भैंसों का झुंड देखते थे तो ऊपर गोल गोल घूमते थे, और वो ये सोचते थे जब मरेंगी सारी ये तो इन्हें हम खाएंगे। और शाम को गाय भैंस चर करके चारा और वापस चली जाती थी, एक भी भैंस नहीं मरती थी। कांग्रेस की नीयत और राहुल गांधी जी का बयान बिल्कुल ठीक उन्हीं गिद्ध और चीलों की तरह है कि मोदी जी हटेंगे 1 साल में और हम कुर्सी पे आ जाएंगे। मोदी जी उन्हीं गाय भैंसों की तरह बिल्कुल किसी भी कीमत पे कहीं नहीं जाने वाले हैं। और चील और गिद्ध जो कांग्रेस जिस तरह सोच रही है, वो कुछ नहीं होगा, एक भी गाय भैंस नहीं जाएगी, चीलों को वापस जाना पड़ेगा। और आजकल आज के परिवेश में चील और गिद्ध काफी लुप्त हो गए हैं। उसी तरह कांग्रेस भी जनता और जो जनसंख्या के आधार पे 8.5% देश में केवल रह गई है, और उसमें से भी साफ हो जाएगी, या ये कहें ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। दूसरा बयान दिया राहुल गांधी जी ने, या इमरजेंसी लगाएंगे। इमरजेंसी आपने लगाई तो आपको अभी भी इमरजेंसी दिखती है। आपने जो 1975 में इमरजेंसी लगाई थी, तो दोनों बयान बिल्कुल निराधार हैं, देश के सामने हैं। इस बयान पे देश की जनता, देश के लोग ये सोच रहे हैं कि राहुल गांधी जी कुछ भी बोल देते हैं। जैसे देश की इकोनॉमी डेड, अपनी 50-60 साल के करीब अपनी बढ़ाई गई इकोनॉमी भी डेड कर दी। और जैसे हरियाणा के चुनाव में जलेबी की फैक्ट्री में 50-60 हजार लोग काम करेंगे, जहां 2 लोग काम करते हैं। तो इस बयान का लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। ठीक है, कोई मायने मैं इस पर अजय जी आता हूं, जरा नवल किशोर से भी एक टिप्पणी ले लूं, उसके बाद आता हूं, आप जवाब दीजिएगा मलुक नगर किस बात का। अब इमरजेंसी की बात आ गई नवल भाई, तो सबसे पहले तो आपकी ओर से आना चाहिए था, क्योंकि मीसा भारती का तो नाम ही रख दिया गया था मीसा, इसीलिए। नहीं राकेश जी, चलिए मलुक जी, अभी जो गठबंधन में है, कम से कम मोदी सरकार को गाय भैंस तो माने ना। अभी ये बात तो कम से कम उनके गठबंधन के लोग मानना शुरू किए, और क्यों नहीं मानेंगे। इस देश में जो सरकार एक सही से एग्जाम नहीं करा सकती, नहीं, गलत है बात ये। साल पेपर लीक होते हैं, फिर भी शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं, कोई अधिकारी देते हैं। होम मिनिस्टर, सुन लीजिए अरे अब देखिए, आप क्यों बेचैन हो रहे हैं। आपको थोड़े हटाएंगे, वो आपको रखेंगे, अभी आप घबराइए मत। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो सरकार में आप शिक्षा मंत्री को देखिए, पेपर लीक सालों साल होते रह रहा है, और उसको दंड किसको दिया जाता है? कर्मचारी को दिया जाता है। और आप देखिए कि होम मिनिस्टर, जिसको आप आयरन मैन कहते नहीं थकते हैं लोग, उनके समय पुलवामा में से लेकर पहलगांव तक हो गया। तो जो सरकार, रेल मंत्री को आज तक आपने सुना होगा 2014 के बाद किसी मंत्री ने विफलता के कारण, जो कि रोज ही विफल हो रहे हैं कोई न कोई कारण से, उसके बावजूद भी कोई मंत्री इस्तीफा दिया इस सरकार में? नहीं दिया है, क्योंकि यहां पर सरकार तो आप डेमोक्रेटिक तरीके से हासिल करते नहीं है। आप कह रहे थे कि वहां जीत जाते हैं, यहां क्यों नहीं जीतते हैं।
जो चोरी और डकैती करता है वो हर घर में थोड़े ना खुद करता गिरेबान में है, जहाँ पर झांक लो, पहले प्लान करता है, खुद जब जहाँ पर उसको मुख्यमंत्री थे नजर जब आती की है वहाँ बात पे देख लो, करते हैं। जब रेल मंत्री थे जब की बात देख लो, जितने केस आप पे चले जब की बात देख लो, कब आपने इस्तीफा दिया देखिए जब की क्यों बात देख बेचैन लो, हो रहे हैं, राबड़ी जी को आपने मुख्यमंत्री देखा बनाया नहीं जब की बात देख है लो। कैसे बीजेडी खत्म हुआ, कैसे वाईएसआर खत्म हुआ, कैसे शिवसेना को किसने खत्म किया, टीएमसी के साथ क्या हो रहा है, बिहार में जदयू के साथ क्या हो रहा है, सब आप देख रहे हैं। जो लोग उनके साथ में हैं आज नहीं तो कल वो लोग भी समाप्त होंगे। जो लोग